सो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोग ने ये डिस्कस किया देर आर टू टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट. राइट नाउ आप लोग सिर्फ स्टेप नंबर 1 पे फोकस करो. व्हाट इज स्टेप नंबर 1? कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट. बस हाउ टू यूज एब्जॉर्प्शन रेट वो मत करो. Only concentrate on step number 1, that is calculation of absorption rate. And absorption rate calculate करने का, in fact we know that there are 6 methods. I am not talking about methods of calculating absorption rate. हम लोग ये बात कर रहे हैं कि there are how many types of absorption rate. So there are basically 2 types of absorption rate. अच्छा, ये एब्जॉर्प्शन रेट के अंदर भी वी हैव समथिंग कॉल्ड एज विच एब्जॉर्प्शन रेट? प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट भी होता है एंड एक्चुअल एब्जॉर्प्शन रेट भी होता है. लेकिन हम लोग हमेशा ये सब्जेक्ट में कौन सा एब्जॉर्प्शन रेट फॉलो करते हैं? प्री डिटरमाइंड. That is why formula will be budgeted overheads divided by budgeted base. Absorption rate का formula change नहीं होगा. हमेशा absorption rate के formula में numerator में overheads होगा, denominator में base होगा. This is for sure. Blanket absorption rate में हम लोग ने discuss किया. What is meaning of blanket absorption rate? Meaning of blanket absorption rate is one single absorption rate for charging, applying, absorbing, recovering overheads of the entire factory. पूरा factory का एक absorption rate रहेगा. Suppose for example right now तुम जहाँ पे बैठे हो ये factory है. अब ये factory में पूरे factory का overheads लेने का, rent, फैक्ट्री इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, सुपरवाइजर सैलरी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, पावर एंड फ्यूल, सबको ऐड किया. सब पूरा एक ऐड करने का, डिवाइडेड बाय एक बेस सिलेक्ट करने का. अच्छा, वो बेस सिलेक्ट करने के लिए भी टोटल 6 मेथड्स है. सपोज फॉर एग्जांपल मैं बेस सिलेक्ट करता हूँ लेबर आवर्स, सो मैं डिवाइडेड बाय पूरे फैक्ट्री का डायरेक्ट लेबर आवर्स ले लूंगा, तो एक सिंगल एब्जॉर्प्शन रेट मिलेगा. बाद में कोई भी प्रोडक्ट रहेगा, कोई भी जॉब रहेगा, एवरी प्रोडक्ट और एवरी जॉब विल बी चार्ज्ड, अप्लाइड, एब्जॉर्ब्ड, रिकवर्ड एट द रेट ऑफ सेम एब्जॉर्प्शन रेट. लेकिन ब्लैंकेट रेट का डिसएडवांटेज, आई एक्सप्लेन डिसएडवांटेज ऑफ ब्लैंकेट रेट. इट लीड्स टू आइदर ओवर कॉस्टिंग और अंडर कॉस्टिंग. सो ओवर कॉस्टिंग और अंडर कॉस्टिंग, तो इसके लिए 2 सोल्यूशन है. आइदर गो फॉर डिपार्टमेंटल और नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. तो हमेशा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इनफैक्ट जब तुम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी जाओगे ना, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड ब्लैंकेट रेट के बीच में कंपैरिजन होगा. कंपैरिजन विल बी बिटवीन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड ब्लैंकेट रेट. ये चैप्टर में कंपैरिजन इज बिटवीन ब्लैंकेट एंड डिपार्टमेंटल. पूरे चैप्टर में एक ही सम ऐसा है, वो भी होमवर्क में डाला हुआ है, जो हम क्लास वर्क में करेंगे, जिसके अंदर हम लोग ये सीखेंगे difference or comparison between blanket and departmental. Okay, right now departmental blanket is very simple. In fact हम लोग ने अभी तक जो सम्स किया, हम लोग ने in fact इसके पहले 2 सम्स किया था. एक ही सम किया था थोड़ी देर के लिए. मान लो जॉब नंबर 115, 118, 120 वाला जो सम किया था ना, उसमें जो हम लोग ने एब्जॉर्प्शन रेट फॉलो किया था 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर, दैट इज नथिंग बट ब्लैंकेट रेट. नाउ वी विल फोकस ऑन few questions on departmental rate. Now first of all, what is meaning of departmental rate? Departmental rate मतलब separate absorption rate for each production department. Which department? Production department. अगर हमको see, if you agree, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, we are focusing only on step number 1. What is step number 1? Absorption rate. अब मेरे को डिपार्टमेंटल एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए. डिपार्टमेंटल मतलब सेपरेट एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. देखो फॉर्मूला वही है. व्हाट इज द फॉर्मूला? ओवरहेड्स अपॉन बेस. फॉर्मूला वही है, ओवरहेड्स अपॉन बेस, बट नाउ इट विल बी डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स.
divided by डिपार्टमेंट वाइज बेस. सो डिनोमिनेटर पे ज्यादा डिस्कशन नहीं है. डिस्कशन इज ऑन व्हाट? द न्यूमरेटर. व्हाट इज द न्यूमरेटर? डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स चाहिए. तो डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स फाइंड आउट करने के लिए हमको 2 स्टेप करना पड़ेगा. वो दोनों स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. मुझे डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स चाहिए. नाउ व्हेन आई से डिपार्टमेंट वाइज, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स. तो इफ यू फाइंड आउट, और इफ आई वांट टू फाइंड आउट, इफ वी वांट टू फाइंड आउट, अगर हमको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एब्जॉर्प्शन रेट अलग से ढूंढना है, तो सबसे पहले हम लोग को प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट वाइज तोड़ना पड़ेगा. लेकिन फैक्ट्री में सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स नहीं होते हैं. फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अलावा सर्विस डिपार्टमेंट्स भी होते हैं. देयर आर, सो दैट इज व्हाई ये पूरा फैक्ट्री है सपोज फॉर एग्जांपल. तो ये फैक्ट्री को ये लोग डिवाइड करते हैं इनटू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स. नाउ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब क्या? वेरी सिंपल, नाम में ही है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स मतलब दोस डिपार्टमेंट्स विच आर कैरिंग आउट प्रोडक्शन, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. लेकिन उसी के साथ फैक्ट्री के अंदर देयर आर सर्विस डिपार्टमेंट. नाउ सर्विस डिपार्टमेंट को मैंने लास्ट लेक्चर में डिफाइन भी किया, और सर्विस डिपार्टमेंट्स का सर्विस डिपार्टमेंट्स आर दोस डिपार्टमेंट्स विच आर प्रोवाइडिंग एंसिलरी. एंसिलरी मतलब सपोर्टिंग सर्विसेज टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. सर्विस डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल्स मैंने दिया था. One of the example is, say for example, stores. Stores department is a classical example of service department. Stores department में क्या store होता है? Raw material. Goods है ना, is very vague. Don't use the word goods in this particular subject. Goods मतलब क्या? अलग अलग प्रकार का होता है. मेरे सामने रॉ मटेरियल भी पड़ा है, मेरे सामने वर्क इन प्रोग्रेस भी पड़ा है, मेरे सामने फिनिश गुड्स भी पड़ा है. तो स्टोर्स डिपार्टमेंट में क्या होता है? टेक्निकली स्पीकिंग स्टोर्स डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल होता है एंड फिनिश गुड्स वेयर हाउस में होता है. वेयर हाउस अलग होता है, गोडाउन अलग होता है, स्टोर्स अलग होता है. ठीक है, थोड़े टाइम के लिए लोग स्टोर्स में फिनिश गुड्स भी स्टोर करते हैं, उसको स्टोर्स बुलाते हैं, वेयर हाउस बुलाते हैं. लेकिन हम लोग स्ट्रिक्टली उसको क्या बुलाएंगे? वी विल कॉल इट एज स्टोर्स. स्टोर्स डिपार्टमेंट इज अ डिपार्टमेंट वेयर विच इज स्टोरिंग रॉ मटेरियल. हम लोग ने मटेरियल चैप्टर में भी एक डायग्राम बनाया था. उसके अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल रिक्विजिशन रॉ मटेरियल फ्रॉम द स्टोर्स डिपार्टमेंट. ये इतना सब डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आ रहा है, कमिंग सून. सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ये सब इंपॉर्टेंट है. सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब भी रॉ मटेरियल चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल इन योर हाउस किचन इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट भी किचन ही है क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल स्टोर. लेकिन फैक्ट्रीज में ऐसा नहीं होता है. कभी तुम्हारे गांव में जाओ, या स्पेशली हम लोग के गांव में गुजरात एक्सेट्रा जाएंगे, तो वो लोग का स्टोर्स डिपार्टमेंट अलग होता है क्योंकि वहाँ पे सब लोग बंगलों में रहते हैं, अपने इधर फ्लैट में नहीं रहता है. अपने इधर जितना फ्लैट आता है ना, उतने में उधर बंगलो बन जाता है 1-2 स्टोरीड का. तो वहाँ पे वो लोग का एक स्टोर्स डिपार्टमेंट अलग होता है, किचन अलग होता है. तो वैसे ही फैक्ट्री के अंदर स्टोर्स डिपार्टमेंट अलग है. There is a production department. Whenever production department requires raw material, it will requisition raw material from the stores department. So stores department is one of the example of service department. So that is one sure short example of service department. सेकेंड एग्जाम्पल जो तुम्हारे सिलेबस में सम सॉल्व करने के टाइम आता है इस कैंटीन. 1 या 2 सम ऐसा है जिसमें वो लोग ने नाम लिखा है, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में वो लोग नाम क्या रखेंगे मालूम है? P1, P2, P3, S1, S2, या X, Y, Z एंड सर्विस डिपार्टमेंट A एंड B, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A, B, C, सर्विस डिपार्टमेंट X एंड Y. ऐसा बहुत ही सिलेक्टेड प्रॉब्लम है जहाँ पे तुम लोग को स्टोर्स डिपार्टमेंट या सर्विस डिपार्टमेंट का वो लोग नाम लिखेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग पहला ही सम करेंगे, उसके अंदर नाम लिखा हुआ है, खाली सर्विस डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है. सो सर्विस डिपार्टमेंट का कभी कभी वो लोग नाम लिखेंगे. सो वन एग्जांपल इज स्टोर्स डिपार्टमेंट. सेकंड एग्जांपल जो लास्ट टाइम मैंने दिया था, ये सब मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ ये अभी तुमको थोड़ी देर में समझेगा, बिकॉज हम लोग सम जब सॉल्व करेंगे तब हमको ये सब एग्जांपल्स या ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो यूज होगा. सेकेंड डिपार्टमेंट इज कैंटीन. कैंटीन डिपार्टमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट. कैंटीन डिपार्टमेंट मतलब कैंटीन, एक सेपरेट कैंटीन वो लोग ने बनाया हुआ है फैक्ट्री में. वो कैंटीन में कौन जाके खाता है?
वर्कर्स, जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं वो मशीन के बाजू में बैठ के थोड़ी खाना खाएगा. सो उन लोग के लिए एक सेपरेट कैंटीन, एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे वो लोग जाके खाना खाएंगे. सो कैंटीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट. थर्ड एग्जाम्पल जो मैंने तुमको दिया था इस पावर. देर आर फैक्ट्रीज हु इन हाउस जनरेट पावर, क्योंकि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन, वो लोग आउटसाइड मतलब स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करते पावर के लिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज रिमोट एरिया में रहता है एक्सेट्रा. अभी वो लोग का पावर कभी भी बंद हो जाता है, बोला है 2 दिन पावर बंद रहेगा, 3 दिन पावर नहीं आएगा, तो उसका मतलब फैक्ट्री बंद रहेगा. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अफोर्डेबल. तो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा कि सर्विस डिपार्टमेंट सेटअप करना चाहिए या बाहर वाले के साथ डिपेंड रहना चाहिए, वो भी एक अलग डिसीजन है. लाइक फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल पावर का बात चल रहा है, तो पावर डिपार्टमेंट का मतलब क्या, वो लोग इन हाउस पावर जनरेट करेंगे. पावर इन हाउस जनरेट करेंगे, गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत नॉर्म्स रहेगा कि पावर अगर इन हाउस जनरेट करना है तो थोड़ा बहुत तुमको गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को दे दो. ऐसे सब हम वी आर नॉट गोइंग टू द लीगल पार्ट ऑफ इट, बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग दैट कि पावर जो जनरेट होता है विद इन द फैक्ट्री, वो पावर इज सप्लाइड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. सो अनदर एग्जांपल ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज पावर. एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. और एक एग्जांपल दूंगा इसके बाद, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. अब अगर कंपनी को फैक्ट्री में इन हाउस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सेटअप करना है, देखो 2 पॉसिबिलिटी है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में पॉसिबिलिटी नंबर 1, यू आर डिपेंडेंट फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. मतलब जब भी तुम्हारा मशीन खराब होएगा, तुमको वो एजेंसी को फोन करने का कि भाई हमारा मशीन खराब हो गया है. अब वो आउटसाइड एजेंसी खाली तुम्हारा तो कॉन्ट्रैक्ट लेके नहीं रखा है वो लोग ने, वो लोग आपको वो क्या बोलेंगे, ठीक है हमारा टेक्नीशियन आएगा, वो विजिट करेगा, फिर वो तुमको बताएगा कि भाई इसमें क्या पार्ट खराब है, उसके 2 दिन बाद हम वापस भेजेंगे, पार्ट आएगा, ऑर्डर करेंगे सब के लिए. तो दिस ऑल प्रोसीजर यू विल हैव टू डू इफ द फैक्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड एजेंसी फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. हावेवर कंपनी ने डिसाइड किया नहीं, अपने को फैक्ट्री में बाकी वाले आउटसाइडर पे डिपेंड नहीं रहना है, हम इन हाउस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सेटअप करेंगे. इन हाउस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सेटअप करेंगे, तो इन हाउस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो तुमको जगह बनाना पड़ेगा. जगह में तुमको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करने के लिए तुमको मटेरियल चाहिए. ये सब तुम एग्जाम्पल याद रखो, सिर्फ नंदी बैल की तरह हाथ में ऐसा मुंह हिलाएंगे, हाँ बराबर बोल रहे हैं. ये सब एग्जाम्पल में आगे जाके यूज करूंगा, तब मैं बोलूंगा याद है मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया था रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इन हाउस सेटअप करने का है, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए भी हम लोग को रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करने के लिए स्पेयर्स खरीद के रखना पड़ेगा ना, कि भाई अगर कुछ तो जरूरत पड़ा, सडनली जरूरत पड़ा, तो हम कैसे वी कैन नॉट कि भाई अभी स्पेयर्स को ऑर्डर करेंगे तो और 2 दिन लगे, तो वही हो गया. तो तुमने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सेटअप किया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस स्टाफ अपॉइंट किया, उनको सैलरी दे रहे हो. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सेटअप किया, तो एक पर्टिकुलर जगह दिया तो उधर का रेंट है. फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का भी इलेक्ट्रिसिटी है. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर तुमने स्टोर्स खरीदा है, तो जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करने के लिए हमको मटेरियल चाहिए वो भी हमको खरीद के रखना पड़ेगा. अब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सेटअप करने का, के रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आउटसोर्स करने का, दैट इज ऑल्सो डिसीजन दैट कंपनी हैज टू टेक. दैट डिसीजन विल बी टेकन ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. जनरली कॉस्ट पे ये डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि बेनिफिट को तुम क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे. बेनिफिट इज इन टर्म्स ऑफ नॉन मॉनेटरी फैक्टर लाइक टाइम. अभी टाइम को तुम क्वांटिफाई कैसे करोगे कि भाई बाहर पे डिपेंड करेंगे तो यही रिपेयर 5 दिन लगेगा, लेकिन हम घर पे रिपेयर करेंगे या इन हाउस रिपेयर एंड मेंटेनेंस करेंगे तो 1 दिन में रिपेयर होगा. तो अभी टाइम को तो तुम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, तो बेनिफिट को शायद क्वांटिफाई नहीं कर पाओ, लेकिन कॉस्ट को तो क्वांटिफाई कर सकते हो ना, कि भाई अगर हमने आउटसोर्स किया तो वो लोग का एएमसी रहता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस. अभी डिपेंड्स, वो लोग बोलेंगे एक मशीन का इतना, तो तुम्हारे पास जितने मशीन है हम लोग उतना. लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है देयर आर एयर कंडीशनर. अभी एयर कंडीशनर का एएमसी निकाल लो, एएमसी निकाल लो. वो लोग बोलते हैं एक एयर कंडीशनर का 1500 रुपया लेंगे हम लोग, साल में 4 सर्विस या 3 सर्विस, जो भी हमारा पॉलिसी है वो हिसाब से हम आके करके जाएंगे. कभी भी खराब हुआ तो फोन करो. हमारे घर पे भी ऐसा होता है, हमने एयर कंडीशनर बिठाया तो एयर कंडीशनर के लिए हम लोग बोल देते हैं कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, आउटसाइड एजेंसी पे डिपेंड कर ले. घर पे चलता है, 2 दिन एसी नहीं यूज करेंगे तो हम लोग कुछ ऐसा इवेपोरेट नहीं हो जाएंगे. लेकिन फैक्ट्री में लाइक यहाँ पे क्लासेस में से फॉर एग्जांपल देयर आर
10, 20, 50, अभी एक ब्रांच है, ऐसा 10 ब्रांच रहेगा तो सब पे एयर कंडीशनर रहेगा, टोटल 50 एयर कंडीशनर रहेगा, तो 50 एयर कंडीशनर रहेगा, तो सोचा चलो इन हाउस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, लेकिन पता चला इन हाउस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सेटअप करने का साल का कॉस्ट इज 10 लाख रुपया, तो इट इज बेटर टू डिपेंड ऑन सम आउटसाइड सोर्स जो 5 लाख रुपया, 7 लाख या 8 लाख रुपए में लेगा। एनीवेज, हमने खुद का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अगर सेटअप किया, दैट इज एग्जांपल ऑफ विच डिपार्टमेंट? सर्विस। नेक्स्ट एग्जांपल, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट मतलब ये डिपार्टमेंट तुमने सेटअप किया है, नॉर्मली ये भी सब फैक्ट्रीज में होगा, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, जिसमें क्या होगा कि सी वर्कर्स, देयर आर सो मेनी वर्कर्स हु आर वर्किंग, सपोज एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 100, 200, 300, 500 वर्कर है, अब वो वर्कर पंचिंग कार्ड मारते हैं, वो पंचिंग कार्ड, क्योंकि जब भी वो एंट्री करते हैं तब पंच करते हैं, जब वो ब्रेक लेते हैं तब वो पंच करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तब वो पंच करेंगे, रात को फैक्ट्री में शाम को निकलने के टाइम वो लोग पंच करेंगे, तो ये सब टाइम कीपिंग होता है वर्कर्स का, क्योंकि वर्कर्स जनरली आर पेड ऑन द टाइम बेसिस। इंडिया में मैंने लास्ट टाइम ही बोला दे आर पेड ऑन टाइम बेसिस, तो उसका टाइम का मैपिंग करने का मतलब दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टाइम कीपिंग। तो किसका टाइम कीपिंग कर रहे हैं लोग? वर्कर्स या लेबर का। तो दिस इज अनदर सर्विस डिपार्टमेंट का एग्जांपल विच इज सेटअप इनसाइड द फैक्ट्री। अब ये सब डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि जो भी ऊपर प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिख रहा है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का एग्जांपल्स वही है। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड? बेस्ट एग्जांपल तुम लोग है ना, एक ही एग्जांपल पकड़ के चलो, इस फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट इज पेड फॉर द एंटायर फैक्ट्री। अब उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी आ गया और सर्विस डिपार्टमेंट भी आ गया। अब तुम ब्लैंकेट रेट अगर फॉलो कर रहे हो ना, तो ब्लैंकेट रेट में क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, क्या सर्विस डिपार्टमेंट, मतलब ये मेरे को ब्रेकअप मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मेरे लिए क्या है, ब्लैंकेट रेट में पूरे फैक्ट्री का ओवरहेड्स ले लिया डिवाइडेड बाय पूरे फैक्ट्री का बेस ले लिया, स्टोरी ओवर। हाउएवर ब्लैंकेट रेट से बेटर वे इज डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल में सबसे पहले मुझे डिपार्टमेंट वाइज व्हेन आई से डिपार्टमेंट वाइज दैट मींस आई एम रेफरिंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स चाहिए मेरे को। न्यूमरेटर में P1 का ओवरहेड्स अलग चाहिए, P2 का ओवरहेड्स अलग चाहिए, P3 का ओवरहेड्स अलग चाहिए, तो ही तो मैं डिपार्टमेंट वाइज एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर पाएगा। पॉइंट नंबर 2 इज, लेकिन ये करने के लिए हमको पहले स्टेप नंबर 1 करना पड़ेगा। व्हाट इज स्टेप नंबर 1? इज अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। थियरी क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स इज अपोर्शनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। इसका 3 नाम है, अपोर्शनमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 में से कोई भी यूज कर सकते हैं। हम लोग फ्रीक्वेंटली प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स लिखेंगे। व्हेन आई से अपोर्शनमेंट, इसका मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हमको अपोर्शन करना पड़ेगा बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स ऑन सम इक्विटेबल बेसिस। इक्विटेबल मतलब सूटेबल, on some suitable basis. Example, factory rent will be apportioned on the basis of area, क्योंकि हम जो फैक्ट्री रेंट पे कर रहे हैं वो पूरे प्रीमाइसिस का पे कर रहे हैं। अब मैंने डिसाइड किया कि मेरे फैक्ट्री में 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 2 सर्विस रखना है। हो सकता है मैंने डिसाइड किया 3 प्रोडक्शन ने 4 सर्विस चाहिए, हो सकता है मेरे को 2 प्रोडक्शन ने 3 सर्विस है, डिपेंड्स, हर फैक्ट्री में सेम नहीं होगा। सो मुझे प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जो एग्जांपल इज फैक्ट्री रेंट। तो स्टेप 1 से क्या होगा? स्टेप 1 में, स्टेप 1 खत्म होने के बाद नाउ इट इज नॉट प्रोडक्शन ओवरहेड्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, स्टेप 1 खत्म होने के बाद इट इज नॉट प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इट इज P1 ओवरहेड्स, P2 ओवरहेड्स, P3 ओवरहेड्स, S1 ओवरहेड्स एंड S2 ओवरहेड्स। मतलब फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया, अभी वो फैक्ट्री रेंट नहीं है, अब वो क्या है? P1, P2, P3, S1, S2 overheads. Now listen carefully कि हम स्टेप 2 क्यों करने का और स्टेप 2 कैसे करने का, ये 3 क्वेश्चन हमको आंसर करना है। स्टेप 2 में करना क्या है, क्यों करना है और कैसे करना है। कैसे करना है इज वेरी सिंपल, क्यों करना है ये इस पे हम डिस्कस करते हैं। हम S1, S2 का एब्जॉर्प्शन रेट डायरेक्टली नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर इज रेडी आफ्टर स्टेप नंबर 1।
फंसेंगे किधर हम लोग, डिनोमिनेटर में। क्योंकि डिनोमिनेटर में अभी सपोज फॉर एग्जांपल मैंने बोला मुझे डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे एब्जॉर्प्शन रेट करना है, तो सर्विस डिपार्टमेंट में डिनोमिनेटर में डायरेक्ट लेबर आवर्स तो आएगा ही नहीं ना। अभी कैंटीन के अंदर डायरेक्ट लेबर आवर्स कैसे ढूंढेंगे? यस, सो डज दैट मीन कंपनी और विल नॉट इंक्लूड सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स इन द एब्जॉर्प्शन रेट? इट विल इंक्लूड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को रीअपोर्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीअपोर्शन। कैसे करना है? देयर आर हाउ मेनी मेथड्स? 4। चारों मेथड आज हो जाएगा। कौन से डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स को लेना है अभी? S1 एंड S2। हु इज S1 एंड S2? सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को रीअपोर्शन करना है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है to production departments. Now you may ask why to production department? Obviously because service department is providing services to production department. So who will bear service department का overheads? Production department bear करेगा। और थोड़े टाइम के लिए मान लो, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, S1 एंड S2। सपोज S1 इज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड्स है वो P1, P2, P3 में रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। सी कैसे होगा उसको मत सोचो, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे होगा? तो 4 मेथड है, चारों मेथड हम पढ़ेंगे तो हमको आ जाएगा। मैं ये नहीं डिस्कस कर रहा हूं कैसे होगा। S1 सपोज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, हम क्या कर रहे हैं, S1 का ओवरहेड्स को हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो P1, P2 एंड P3 यूजिंग सम बेसिस। वो बेसिस क्या है वो बाद में देखेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल S1 नहीं होता, मतलब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट नहीं होता, तो P1, P2, P3 बाहर से रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करवा दे तो वैसे भी उनके ओवरहेड्स ज्यादा होते। लेकिन हमने डिसाइड किया नहीं, हमको S1 चाहिए, मतलब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट चाहिए, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स P1, P2, P3 में जाएगा। सो आफ्टर डूइंग स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 अगर खत्म हो गया, उसके बाद S1 एंड S2 के ओवरहेड्स 0 हो जाएंगे, क्योंकि वो तीनों P1, P2, P3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यस और नो? लिसन वेरी केयरफुली। आफ्टर डूइंग स्टेप नंबर 1 and after doing step number 2, what is step number 1? Apportionment. What is step number 2? स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 करने के बाद P1, P2, P3 का तुम टोटल करोगे ना, तो P1 का कुछ तो ओवरहेड्स आएगा, P2 का कुछ तो ओवरहेड्स आएगा एंड P3 का कुछ तो ओवरहेड्स आएगा। डू यू एग्री विद दिस? ये हो गया न्यूमरेटर। ये न्यूमरेटर में बाद में बात करूंगा, बट फिलहाल के लिए समझ लो ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो है वो पूरा P1, P2, P3 के पास आ गया। अभी अब हम सुटेबल बेस सिलेक्ट करेंगे, तो बेस विल बी सिलेक्टेड यूजिंग एनी ऑफ दो 6 मेथड्स। बेस्ट मेथड इज बेस्ड ऑन आवर्स। सपोज मुझे लगता है P1 इज मशीन ओरिएंटेड डिपार्टमेंट, तो P1 का एब्जॉर्प्शन रेट को मैं बेस्ड ऑन मशीन आवर्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करूंगा। P2 मुझे लगता है इज लेबर ओरिएंटेड डिपार्टमेंट, तो बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। तो यू कैन सिलेक्ट मेथड्स सेपरेटली फॉर कैलकुलेटिंग 3 सेपरेट एब्जॉर्प्शन रेट। अगर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो 3 एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए, अगर 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो 2 एब्जॉर्प्शन रेट मिलेगा ऑफ P1, P2। यहां पे हम लोग ने अगर बेस सिलेक्ट कर लिया तो हम लोग को एक एब्जॉर्प्शन रेट मिलेगा। ये हो गया एब्जॉर्प्शन रेट। अब ये जो एब्जॉर्प्शन रेट है ना, ये एब्जॉर्प्शन रेट, ये हर एक डिपार्टमेंट का जो एब्जॉर्प्शन रेट है P1, P2, P3, ये एब्जॉर्प्शन रेट में आई होप यू अंडरस्टैंड कि सर्विस डिपार्टमेंट का भी ओवरहेड्स है। और आगे जाके स्टेप नंबर 2 में जब तुम ये एब्जॉर्प्शन रेट को यूज करोगे टू चार्ज द ओवरहेड्स, आज ही हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट को यूज करेंगे टू चार्ज द ओवरहेड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड
कि सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को भी हम चार्ज कर रहे हैं, बिकॉज एज अ कंपनी एक भी खर्चा मैं बेयर नहीं करेगा. एवरी कॉस्ट और ओवरहेड्स विल बी चार्ज्ड फ्रॉम माय प्रोडक्ट. नाउ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी फिलहाल स्टेप वाइज फोकस करो. अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट का कोई प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई स्टैंड अलोन क्वेश्चन नहीं है. स्टैंड अलोन क्वेश्चन मतलब सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं है. तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन सेपरेटली नहीं है, लेकिन वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंबाइंड होगा, लेकिन वो थोड़ी देर बात करेंगे. राइट नाउ थोड़ी देर के लिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है. ऑफ कोर्स इफ यू अंडरस्टैंड secondary distribution, what is secondary distribution? Reapportionment of service department overheads to production department. What production department overheads? Secondary distribution और secondary distribution और reapportion मतलब reapportionment of सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग सम बेसिस. अब वो बेसिस क्या है वो पहले क्वेश्चन में तुमको समझ में आ जाएगा. लेकिन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पॉइंट नंबर 1, आई होप एवरीबडी एग्रीज, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाना चाहिए. ये सेकेंडरी तब चालू कर पाओगे जब प्राइमरी खत्म हो चुका है. प्राइमरी में क्या करना है? पूरे फैक्ट्री के ओवरहेड्स को, एक एक ओवरहेड्स को उठाना है और P1, P2, P3, S1, S2 सबको देना है, और यूजिंग सम इक्विटेबल बेसिस. फॉर एग्जांपल फैक्ट्री रेंट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, डेप्रीसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड सो ऑन. तो डिपेंड्स, हम लोग करेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पे भी करेंगे. एक या दो सम है, इनफैक्ट 2-3 सम है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का भी हम करेंगे. बट फिलहाल के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो चुका है. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो चुका है मतलब अभी ओवरहेड्स को हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं बुलाएंगे, हम बुलाएंगे P1 ओवरहेड्स, P2 ओवरहेड्स, P3 ओवरहेड्स, S1 ओवरहेड्स एंड S2 ओवरहेड्स. अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए देयर आर टोटल हाउ मेनी मेथड्स? फोर मेथड में से पहला मेथड, फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज बोलो, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड? डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन. अभी डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है एक्सेट्रा वो डायरेक्टली हम सम में देखेंगे. सो कम टू क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 42. Okay, I am reading this question. Let us read. Excel Limited has 3 production departments and 4 service departments. The expenses for these departments as per primary distribution summary. मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है कि हमको करना है? हो चुका है, लिखा है ना, एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखो डिपार्टमेंट वाइज आपको ओवरहेड्स तोड़ के दिया हुआ है. अब 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नाम ये लोग ने क्या रखे हैं? ABC. एंड सर्विस डिपार्टमेंट, स्टोर्स, टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स, पावर एंड कैंटीन. ये सब मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी तुमको दिए हुए हैं. दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन. इनफैक्ट ये एक ही क्वेश्चन है, शायद इसके आगे एक आध क्वेश्चन और रहेगा जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट का नाम दिया है. अदरवाइज ये लोग PQR, P&Q, XY, S1, S2 ऐसा ही नाम रखते हैं, ये लोग नाम नहीं देते हैं.
Department A, Department B, Department C, these three are production department. Stores, timekeeping and accounts, power, canteen, these are service department. Following further information is available in respect of production department. Horsepower of machines, horsepower of machine 300, 300, 200. Number of workers 20, 15, 15, and value of stores requisitioned is 2 lakh 50, 1 lakh 50 and 1 lakh. Prepare a statement apportioning the cost of service department over production department using direct redistribution method. It's very easy. Simplest method is डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड. इससे सिंपल मेथड कोई हो नहीं सकता है. अब रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करने का, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मेट बनाएंगे. प्लीज रीड द फॉर्मेट, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. मैंने लिखा हुआ है, इट इज अ डबल पेज फॉर्मेट. बीच में जो लाल लाइन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 ही कॉलम बनेगा. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशन. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशन. एंड उसके आगे राइट हैंड साइड पे 7 इक्वल कॉलम्स बनेंगे. 4 सर्विस एंड 3 प्रोडक्शन. डबल पेज यूज करो प्लीज. एक पेज पे बनाने का इसको कोशिश भी मत करना, बुरी तरह फंसोगे एक पेज पे बनाओगे तो. उसके चक्कर में एक पेज अगर वेस्ट हो रहा है तो डोंट वरी, वो यूज हो जाएगा. प्लीज ड्रॉ द फॉर्मेट अप्रोप्रिएटली. फुल पेज का चाहिए, ऊपर हेडिंग वेडिंग के साथ. वो डबल पेज मत लिखो. तो ऐसा क्या गलत कर रहा हूं कि रिकॉर्डिंग में आएगा तो क्या बचपन है रे सच्चे में. ओके, कैन वी स्टार्ट नाउ. ये क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट मेथड ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीअपोर्शनमेंट, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब अलग अलग नाम है. नाउ एज आई सेड कि अगर हमको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है तो क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. क्वेश्चन इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना है कि वो लोग ने करके दिया है. एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दे हैव गिवन अस डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स ABC एंड फॉर 4 सर्विस डिपार्टमेंट. बी वेरी 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 केयरफुल, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का देगा, बाद में सर्विस का देगा. एंड अगर तुम हमारा फॉर्मेट देख रहे हो तो पहले सर्विस डिपार्टमेंट है, बाद में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. क्वेश्चन का कोई ईमान नहीं है, वो लोग कभी भी कुछ भी किधर भी देंगे. हमको कैसे उसको प्रेजेंट करना है वो पता होना चाहिए. सो we will have to do only secondary distribution in this particular question. Now इस क्वेश्चन में वो लोग ने मेथड नहीं दिया है. सॉरी, ये क्वेश्चन में वो लोग ने क्लियरली मेथड स्पेसिफाई किया है. कौन सा मेथड फॉलो करना है? डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन. और 3 मेथड है, लेकिन वो 3 मेथड क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे. इन दिस क्वेश्चन स्ट्रिक्टली वी हैव टू फॉलो विच मेथड? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. ये मेथड क्या है वो हम देखेंगे, बट फिलहाल राइट डाउन सीरियल नंबर 1. नॉर्मल 1 लिख सकते हो तुम लोग. Write down overheads as given. Overheads as given. कैलकुलेशन कॉलम में लिखो एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, कैन यू टेल स्टोर्स डिपार्टमेंट का कितना है? बी केयरफुल, हम लोग पहले सर्विस डिपार्टमेंट का लिखा 4 lakhs. कैंटीन 1 lakh.
Okay, now we are doing direct redistribution method. डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या बोलता है? डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलता है सर्विस डिपार्टमेंट्स आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ओनली टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स. डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स will be redistributed only to the production departments. This method ignores services provided by one service department to other service department. ये मेथड क्या इग्नोर करता है? one service department providing services to the other service department. बोलता है वो इग्नोर करो. मतलब एग्जाम्पल, स्टोर्स डिपार्टमेंट का जो 4 लाख का ओवरहेड्स है विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू एबीसी, इग्नोरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्टोर्स डिपार्टमेंट टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट. एग्जाम्पल देता हूं मैं, कैंटीन. अब कैंटीन का ओवरहेड्स है 1 लाख. अब ये 1 लाख का ओवरहेड्स है, ये मेथड में विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू एबीसी. लेकिन कोई आर्ग्यू कर सकता है, लेकिन कैंटीन में तो स्टोर्स में जो काम कर रहे हैं वो भी उधर ही आके खाना खाएंगे ना, वो इग्नोर करना है. दैट इज दिस मेथड. ये मेथड क्या बोलता है? Service departments overheads will be redistributed only to the production departments, ignoring services provided by one service department to other service one. So it become very simple. Okay. अब stores department का overheads कितना है? 4 lakhs. इसको मुझे redistribute करना है. किसको redistribute करना है? ABC को. अब इसके लिए हमको कोई बेसिस सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो बेसिस के लिए तुमको सेकंड टेबल दिया हुआ है. बोलो इसको हम कौन से बेसिस पे हम अपोर्शन करेंगे? हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ वर्कर्स के वैल्यू ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन. वैल्यू ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन. सो राइट नाउ पॉइंट नंबर 2, इसी टेबल में इफ यू हैव स्पेस एक लाइन छोड़ सकते हो तुम लोग. पॉइंट नंबर 2, stores departments overheads. Stores department overheads. नेक्स्ट उसी लाइन में यहाँ पे लिखो वैल्यू ऑफ stores requisition. Okay, what is the ratio? यही मिस्टेक अवॉइड करने के लिए रिड्यूस मत करो. 25:15:10. 25:15:10. ब्रैकेट में यहां पे आएगा स्टोर्स डिपार्टमेंट में, ब्रैकेट में क्या आएगा? 4 lakhs. ओके, 4 lakhs को रिडिस्ट्रीब्यूट करो. in the ratio of 25:15:10. 40, 50, 80,000, 80, 25:15:10. 2 lakhs. 1,20,000.
ओके, सो स्टोर्स डिपार्टमेंट ओवरहेड्स हो गया. बोलो व्हाट इज नेक्स्ट, विच इज द नेक्स्ट डिपार्टमेंट? टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स. अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले टाइम कीपिंग का एग्जांपल दिया. टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट वाले क्या करना है? किसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? किसके टाइम का? हाँ, तो ये सब मैं इसके लिए भाषण दे रहा था ताकि आपको बेसिस सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स का जो बेसिस है, तो 3 लाख का ओवरहेड्स है, वो 3 लाख आप लोग कौन से रेशियो में डालेंगे? हॉर्स पावर ऑफ मशीन नहीं, के वैल्यू ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन, नंबर ऑफ वर्कर्स. चलो नेक्स्ट, नंबर 3. नाउ आई एम नॉट राइटिंग, जस्ट राइट डाउन टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ओवरहेड्स. पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखना है. क्या करूं? आलू को कर रहे हैं, ठंडी लग रहा है हम लोग को, ठीक नहीं है, बुखार है, सर्दी है. एसी चाहिए तो पीछे बैठो ना, उधर चालू है उधर का. राइट डाउन फास्ट. टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ओवरहेड्स. कम टू कैलकुलेशन कॉलम, वहां पे लिखो नंबर ऑफ वर्कर्स. ये बेसिस लिखना कंपलसरी है. उसको वैसे भी पीछे खांसी है, उसका सब वायरस तेरे पे उड़ रहा है ऑब्वियसली. और एसी चालू करेगा, एसी में वायरस मल्टीप्लाई होते हैं, और दोबारा से तेरे को एसी चाहिए. बोलो व्हाट इज द रेशियो? 20:15:15. डोंट रिड्यूस द रेशियो. बोलो कितना आएगा? 3 लाख आएगा ये कॉलम में, माइनस नेगेटिव. 20:15:15, 1,20,000, 90,000 and 90,000. ओके, करो आपको करना है तो. किसने ना बोला? मैं नहीं करता हूँ. इतना टाइम आप उसमें डालोगे, ऊपर से रिड्यूस करने में कुछ मिस्टेक हो गया, बाद में खुद को कोसोगे. एग्जाम के बाद मत मारा गया था मेरा, सर ने बोला भी था मत करना, लेकिन हमने बड़ों का नहीं सुना, अब हमको पछतावा हो रहा है. उसका कुछ मतलब नहीं. ये रेशो को रिड्यूस इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे रेशो है ना, वो रिड्यूसेबल है, हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा रिड्यूस करना. उतना टाइम करो बाबा, को जो करना है वो करो. मैं अभी संन्यास ले चुका हूँ. चलो नेक्स्ट, पावर डिपार्टमेंट ओवरहेड्स. पावर डिपार्टमेंट ओवरहेड्स लिखो. पावर डिपार्टमेंट ओवरहेड्स. पावर डिपार्टमेंट ओवरहेड्स का क्या आएगा रेशियो या बेसिस रादर? हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स. लिसन केयरफुली. कर लो पहले. तो 8:2:2, 20,000. 2 बार 3 है. बोलो कितना है? 60,000. ये क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आगे के क्वेश्चन में ये पॉसिबल है. अगर ये क्वेश्चन में मशीन आवर्स दिया होता तो हम लोग एक कॉम्पोजिट रेशियो कैलकुलेट करते, हॉर्स पावर इनटू मशीन आवर्स. फिर से बोल रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन में क्या दिया होता? मशीन आवर्स. मशीन आवर्स, हाँ क्लियरली लिखा होना चाहिए मशीन आवर्स. तो ये
बेसिस गलत हो जाएगा. इट विल बी हॉर्स पावर इनटू मशीन आवर्स. सिंपल एग्जांपल देता हूं. अभी एक मशीन है जिसका हॉर्स पावर 300 है और एक मशीन है जिसका हॉर्स पावर 200 है. तो जो मशीन आप ज्यादा आवर्स के लिए यूज करोगे उतना वो पावर कंजम्पशन ज्यादा करेगा. एग्जाम्पल, तुम्हारे घर पे पंखा भी है और एसी भी है. एसी का पावर ज्यादा यूज करता हो, तो अगर पंखा आप 10 घंटे के लिए चलाओ और एसी आप 12 घंटे के लिए चलाओ, एसी विल कंज्यूम मोर पावर. सो इट शुड बी हॉर्स पावर इनटू मशीन आवर्स. ऐसा हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे अगर मशीन आवर्स दिया होगा तो. एनीवेज, इन एब्सेंस ऑफ मशीन आवर्स वी हैव डन इट इन हॉर्स पावर. चाहिए तो बाद में एक नोट लिख देंगे. चलो लास्ट वाला बताओ. कैंटीन इज वेरी सिंपल. बोलो नंबर ऑफ वर्कर्स. राइट डाउन लास्ट नंबर 5. कैंटीन डिपार्टमेंट ओवरहेड्स. कैंटीन डिपार्टमेंट ओवरहेड्स. नंबर ऑफ वर्कर्स. नंबर ऑफ वर्कर्स का रेशियो ऊपर ही लिखा है हम लोग ने. जो लोग ने ऊपर कांड किए हैं इधर भी वही कांड रिपीट करो. मतलब अगर आपने रिड्यूस किया, अलग अलग रेशियो मत लिखो. इट इज 1 लाख. इसको माइनस करो और अदर डिस्ट्रीब्यूट करो. Okay, leave 19. I think this is number 6. Total overheads. Total overheads कुछ नहीं करना है, just put total lines. Service department becomes 0. Now total each and every production department. Okay, 34 lakh 20. And 6 lakh. 40,000. जस्ट ये तीनों का कैलकुलेटर पे टोटल करके दो. 34 लाख 20 प्लस 29 लाख प्लस 26 लाख 40. वो ये दोनों का टोटल होगा ना 80 प्लस 9 लाख 60. वो ये दोनों का टोटल होगा 80 लाख प्लस 9 लाख 60. So this was very easy method. What was the name of the method? Direct redistribution method. अब हम लोग करेंगे मेथड नंबर 2. मेथड नंबर 2 का नाम है स्टेप लैडर मेथड. व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड? स्टेप लैडर मेथड. स्टेप लैडर को नॉन रेसिप्रोकल भी बोला गया है. व्हाट इज स्टेप लैडर मेथड? नॉन रेसिप्रोकल. व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेप लैडर मेथड? स्टेप लैडर मेथड ये बोलता है वन सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. वो तो देता ही है, बट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट, but does not receive services from the department to which it provides services. Non-reciprocal, no? Like non-reciprocal. I am speaking something, but you don't reciprocate. तुम रेसिप्रोकेट नहीं करते हो, फिर मेरे को वापस से करना पड़ता है. यार कुछ बोल रहा है, इधर समझ रहा है, ये वो बोला. हाँ ठीक है चलो. नॉन रेसिप्रोकल. यू आर ऑलवेज नॉन रेसिप्रोकेटिंग. नॉन रेसिप्रोकल मतलब क्या कि one service department, see service department provides services to production department. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है.
क्वेश्चन यह राइज होता है कि क्या एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्या? तो पहला मेथड बोलता है इग्नोर करो, वन सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विसेज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बट डज नॉट प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट. दैट इज व्हाई डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में एक सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं दिया जाता है. ये डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो गया. सेकंड मेथड क्या बोलता है? नॉन रेसिप्रोकल. नॉन रेसिप्रोकल नाम है स्टेप लैडर मेथड. स्टेप लैडर मेथड ये नाम और हम इसमें जो करने वाले हैं उसके अंदर कोई रिश्ता नहीं है, नाम दे दिया बस किसी ने, स्टेप लैडर मेथड. वो क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे. बट सेकंड मेथड क्या बोलता है? वन सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विसेज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता ही है, ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट बट does not receive services from that department. Example, canteen provides services to stores but does not receive services from stores. Non reciprocal. Yes or no? तो ऐसे इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज स्टेप लैडर मेथड. कौन सा है? पेज नंबर 34. क्वेश्चन नंबर, शायद पेज नंबर गलत हो सकता है. अच्छा, ये होमवर्क में से किया हम लोग ने. ठीक है, पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 9 है क्या? पेज नंबर 34 पे चेक करो. यस, क्वेश्चन नंबर 9 ये हम लोग करेंगे यूजिंग स्टेप लैडर मेथड. ये क्वेश्चन में कुछ तो करेक्शन है. I will tell you what is the correction. पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. So I'm just reading the question first. Deccan Manufacturing have 3 departments which are regarded as production department. यहीं पे मिस्टेक है, पूरा एक पैराग्राफ मिसिंग है. वो क्या है वो मैं बता रहा हूँ. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट XYZ, सर्विस डिपार्टमेंट PQRS. मैंने पहले बोला वो लोग नाम अभी XYZ PQRS ऐसा कैंटीन वेंटीन नाम नहीं दिया. फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ईच डिपार्टमेंट का तुमको फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है. XYZ का 1,93,000, 64 and 83,000. सर्विस डिपार्टमेंट PQRS का 45,000, 75,000, 1,05,000 and 30,000. डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया हुआ है. सब डिपार्टमेंट्स का नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है. एरिया इन स्क्वायर मीटर्स दिया हुआ है. द ओवरहेड्स ऑफ द 4 सर्विस डिपार्टमेंट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम ऑर्डर, दैट इज PQR and S respectively on the following basis. डिपार्टमेंट P का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, डिपार्टमेंट Q का ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, R का एरिया इन स्क्वायर मीटर्स डायरेक्ट लेबर आवर्स, S का डायरेक्ट लेबर आवर्स. प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ 4 सर्विस डिपार्टमेंट टू द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड कैलकुलेट द ओवरहेड रिकवरी रेट per direct labor hour for each of the 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, मतलब एक स्टेप आगे जाने के लिए बोला है. ओके, नाउ इफ यू रीड ए पार्ट में क्या बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू शो व्हाट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ 4 सर्विस डिपार्टमेंट टू द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. दैट मीन्स दिस इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए? तो क्या ये लोग ने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है? कैसे पता चला? करेक्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स का तुमको बाइफर्केशन डिपार्टमेंट वाइज दिया है, नॉट ओनली फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑल्सो सर्विस डिपार्टमेंट. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए तो ही तो हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. तो चलो इसके लिए वेरी सिमिलर फॉर्मेट जो अभी हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया, वेरी सिमिलर फॉर्मेट, फुल पेज का फॉर्मेट बनाओ. इस बार भी 4 सर्विस डिपार्टमेंट और 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. खाली इस बार डिपार्टमेंट्स का नाम तुमको PQRS रखना है, बाकी सेम फॉर्मेट जो हमने लास्ट टाइम बनाया था. प्रिपेयर दिस एंड यू रीड इन द हेडिंग ओनली. मैंने लिख दिया कि इसी टेबल के अंदर हम लोग ओवरहेड्स रिकवरी रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर कैलकुलेट करेंगे. See, this is the same question. यहाँ पे तुम लोग के टेक्स्ट बुक में फर्स्ट लाइन पे रीड करो क्या लिखा है.
डेक्कन मैन्युफैक्चरिंग हैव 3 डिपार्टमेंट्स विच आर रिकॉर्डेड एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बस फुल स्टॉप। इसके आगे बस ये 4-5 लाइन लिखा हुआ नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम सर्विस डिपार्टमेंट से लेके यहाँ तक, डिपेंड्स लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो पेन नंबर अरे लिखना है, हाँ 4.70 तो ऊपर जगह है, लिख लो ना। उधर कहाँ पे अभी कितना बैठेंगे, 2 लाइन है, इधर इधर 4 लाइन दिख रहा है। कितना कंप्लेनिंग लैंग्वेज है इसका। चलो एज ए साइड कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले क्या हो जाना चाहिए, तो क्या ये क्वेश्चन में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है? हाँ तो लिखो कैलकुलेशन, सॉरी यहाँ पे नंबर 1 ओवरहेड्स एज गिवन, जैसे लास्ट टाइम लिखा था, ओवरहेड्स एज गिवन कैलकुलेशन कॉलम में एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। बी केयरफुल, यहाँ पे हम लोग पी क्यू आर एस है तो पी क्यू आर एस का पहले लिखो 45,000, 75,000, 1,05,30,000 एंड देन फैक्ट्री ओवरहेड्स में एक्स वाई जेड में 1,93,000, 64 एंड 83,000, इतना लिखा। नाउ हम लोग को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स का, सॉरी सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ऑफ कोर्स हम लोग ने क्वेश्चन में करेक्शन किया, यू कैन सी यार क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है यू आर सपोज टू फॉलो विच मेथड, स्टेप लैडर मेथड। स्टेप लैडर मेथड में मैंने तुमको बोला स्टेप लैडर मेथड मतलब इट इज नॉन रेसिप्रोकल। नॉन रेसिप्रोकल मतलब वन सर्विस डिपार्टमेंट, ऑफ कोर्स दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तीनों सॉरी चारों सर्विस डिपार्टमेंट पी क्यू आर एस, ये चारों सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो सर्विस दे ही रहे हैं, बट ये मेथड ऐसा बोलता है कि वन सर्विस डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट, लेकिन जिसको वो सर्विसेज दे रहा है उसके पास से वो सर्विसेज लेता नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर पी क्यू आर एस को सर्विसेज दे रहा है तो उसके पास से वो सर्विसेज ले नहीं रहा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मेथड में, चालू कौन से सर्विस डिपार्टमेंट से करने का, मतलब पहले मैं पी का रीडिस्ट्रीब्यूट करूं कि पहले मैं आर का करूं, तो तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप पी से स्टार्ट करोगे तो पी का ओवरहेड्स किसको किसको जाएगा, क्यू आर एस एक्स वाई जेड, लेकिन अगर आप आर से चालू करोगे तो जाएगा पी क्यू एस एक्स वाई जेड। तो चालू किससे करने का? ऑर्डर इन विच रीडिस्ट्रीब्यूशन शुड बी डन, order in which redistribution is to be done is given in the question. It should be done in the same order, मतलब पहले किससे चालू करना है? P, बाद में Q, बाद में R और बाद में S। तो पहले P से स्टार्ट करेंगे। So write down next line। शायद ये एक पेज में ना खत्म होए, so लाइंस मत छोड़ना अभी। Immediately next line, point number 2, डिपार्टमेंट पी ओवरहेड्स। पॉइंट नंबर 2, डिपार्टमेंट पी ओवरहेड्स। डिपार्टमेंट पी ओवरहेड्स, अच्छा डिपार्टमेंट पी ओवरहेड्स को कौन से बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करने का वो तुमको दिया हुआ है। सो लिखो नेक्स्ट कैलकुलेशन कॉलम में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, रेशियो चाहिए अभी, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो उसके लिए देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिया है तुमको, बोलो व्हाट शुड बी द रेशियो। 100:125:85:, गलत,
इट इज 50:40:50। ये वही नहीं होता है, पहले सर्विस डिपार्टमेंट आएगा, तुम 100 से चालू करोगे, वो हिसाब से तुम रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे, अमाउंट गलत हो जाएगा। अरे तुमको समझ रहे हो मैं कम, छोड़ो अपने को, क्या बाकी तुम जानो, तुम्हारा बुक है, तुम कुछ भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 50:40:50:100:125। पी के कॉलम में कितना लिखोगे? -45,000। अब इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करो। इसका अमाउंट बोलो, 45,000 का पोर्शन क्या, उसका अमाउंट 5,000, 4,000। अच्छा, इसके लिए तुमने कैलकुलेटर यूज किया, वेरी गुड। 10,000, 12,500, 8,500। इसके ऊपर का ओवरहेड्स बोलो, पी क्यू आर का 45,000, 75,000, 1,05,000 एंड 30। ओके, अभी पी का ओवरहेड्स तुम देख सकते हो क्यू आर एस में गया है, और एक्स वाई जेड में तो जाएगा ही, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। क्यू आर एस में गया। अब नेक्स्ट कौन सा डिपार्टमेंट स्टार्ट करोगे? क्यू का 2 क्वेश्चन। नंबर 1, पहले क्यू का कितना ओवरहेड्स रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे? 75,000 इज रॉन्ग, 80,000। यस और नो? और बेसिस बोलो क्या होगा? तो क्यू का बेसिस इज डायरेक्ट लेबर आवर्स। राइट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, डिपार्टमेंट क्यू ओवरहेड्स। डिपार्टमेंट क्यू ओवरहेड्स, बेसिस में लिखो डायरेक्ट लेबर आवर्स। नाउ रेशियो लिखने का टाइम केयरफुल, बोलो रेशियो क्या आएगा? 6:3:4:, हाँ वो करो।